ये अध्याय 27 अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। फिर से वही शब्द आ गया, क्या? अधिगम। देखिए पूरे आपका जो बाल विकास का जो सेंटर है, अधिगम ही कराना है। जब आप टीचर हो जाओगे तो आप अधिगम कैसे कराओगे बच्चे को, तो आपको ये जानना जरूरी है कि अधिगम में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं। एक तो व्यक्तिगत कारक है बच्चे का, और दूसरा पर्यावरणीय कारक। तो हमें ये समझना होगा कि बच्चे में क्या क्या होना चाहिए ताकि वो लर्निंग कर सके, कौन कौन सी चीज़ों पर उसकी लर्निंग डिपेंड करती है। खूब चर्चा हो गई पिछले अध्याय में, हुई ना। पहला देखिएगा, व्यक्तिगत कारक क्या हैं। बच्चे के अधिगम में योगदान देने वाले जो व्यक्तिगत कारक हैं उनमें है आयु एवं परिपक्वता। कौन सा सिद्धांत है ये? जीन पियाजे का सिद्धांत ये है। बायोलॉजिकल आयु एवं परिपक्वता, बच्चे की आयु जैसे जैसे बढ़ेगी उसके अधिगम का, उसकी लर्निंग का जो विस्तार है वो और ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बायोलॉजिकल डेवलप होगा वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, और जैसे जैसे वो डेवलप होगा उसकी लर्निंग का जो रेंज है, उसके अधिगम का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा, मैच्योर भी होगा बच्चा। दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो सीखेगा तेजी से, स्वस्थ नहीं है तो नहीं सीखेगा। मानसिक स्वास्थ्य की अपन ने बात की थी इससे पहले का अध्याय, कोई अध्याय था ना मानसिक स्वास्थ्य, मतलब उसन की है, मूडी है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बुद्धि लब्धि अच्छी है उसकी लेकिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, तो उसकी लर्निंग उससे क्या होगी? प्रभावित होगी। बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा भावुक है एकदम, तो भी उससे उसकी लर्निंग प्रभावित होगी। मतलब शारीरिक जो है वो फिट होना चाहिए फिजिकली उसको, और उसको मेंटली भी फिट होना चाहिए। बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, एक साथ लिख दिए हैं बहुत सारे पॉइंट्स। बुद्धि तेज है तो सीखेगा तेजी से, रुचि है किसी काम में तो जल्दी सीखेगा, रुचि नहीं है तो नहीं सीखेगा। अभिक्षमता को क्या कहा अंग्रेजी में अभी अपन ने? एप्टीट्यूड, प्रवणता जिसको कहा, प्रवणता, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। अगर उसमें किसी काम को करने की अभिक्षमता है, ठीक है, तो जल्दी सीखेगा। अभिक्षमता नहीं है, जैसे मान लीजिए सेना में है, ठीक, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अंतर है। एप्टीट्यूड मतलब होता है उसकी क्षमता क्या है, जैसे सेना क्या है, अपन अपनी ही बात करें, अभी अपन अगर दौड़ का आयोजन करें कि यहाँ से अपन को नदी तक दौड़ते हुए जाना है, तो हाथ उठा कितने लोग चले जाएंगे? हाँ, हाथ तो उठाई दो, कौन दौड़ा रहा है? कई लोग क्या है, दौड़ लेंगे। या अपन 1 किलोमीटर का रेंज रखते हैं कि 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको, तो कई लोग क्या है, बिल्कुल सहज भाव में 1 किलोमीटर दौड़े बिना कोई प्रयास के। कई लोग क्या करेंगे, बड़ी प्रयास करके 1 किलोमीटर पहुंचा पाएंगे, और कई प्रयास करके भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जो इजीली पहुंच पा रहे हैं वहाँ, वो उनकी क्या है, वो अभिक्षमता है। हाँ, वो क्षमता है, वही अभिक्षमता, वही उनका एप्टीट्यूड है। इसलिए सेना में ऐसे लोगों को लेते भी, जिनके अंदर क्षमता है वैसी, उनको और निखार देंगे। नवोदय में ऐसे लोगों का सिलेक्शन करते हैं जिनका मेंटल एप्टीट्यूड अच्छा है, हम और निखारेंगे उनको। सैनिक स्कूल में ऐसे लोगों को लेते। कुल मिला के जहाँ पर भी जिनका एडमिशन होता है, जहाँ जिसको लेते हैं, वो वास्तव में उस फील्ड का एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है, ठीक है। जहाँ आपको एडमिट कर रहे हैं, वो भर्ती कर रहे हैं, आपको एडमिशन दे रहे हैं, वो वास्तविक जब अपनी टीचिंग के ही ले लो ना, अभी आपको भर्ती होने के बाद फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन पहले ये एक तरीके का क्या है आपका, ये टेस्ट ही है जिसकी ट्रेनिंग कम होगी। और हम ही लोग ट्रेनिंग देंगे, वर्ग 1 वाले भी भर्ती होंगे तो हम लोग ट्रेनिंग देंगे। किताब वर्ग 1 की पुस्तक जो मॉड्यूल सब छप गई है, उसमें हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है। एक 7 लोगों की टीम थी, उनने बनाया है, और फिर उस टीम में मैं भी था, तो उसके मॉडिफिकेशन में मैंने मॉडिफिकेशन किया है। तो यही हम ही लोग डिपार्टमेंट के लोग ट्रेनिंग देने में रहेंगे। पुस्तक में नाम भी छपा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी ट्रेनिंग ना? पहले तो संभाग वाई हुई थी, अलग अलग योजनाएं बदलते रहते हैं। इस बार भी संभाग वाई होने वाली है, और हिंदी की जहाँ तक जबलपुर में होना है। इससे पहले हिंदी की उज्जैन में होती थी, मतलब पूरे एमपी की यहाँ हो गई। हाँ, पिछली बार हिंदी की ट्रेनिंग उज्जैन में हुई थी। इस बार शायद जबलपुर में ऐसी योजना चल रही है कि हिंदी की जबलपुर में होने की संभावना है। तो ट्रेनिंग हम ही से मतलब, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं वही ट्रेनिंग देते हैं। तो अपन एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे, जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पढ़ा है ना आपने, पहले नाम था इसका टीचिंग एप्टीट्यूड, आजकल बाल विकास कर दिया है, पहले टीचिंग एप्टीट्यूड नाम से चलता था। तो अगर एप्टीट्यूड है किसी भी क्षेत्र में, और अभिवृत्ति, इंटरेस्ट है ना, अगर आपके क्या अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, तो अगर आपके एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, तो आप जल्दी सीखोगे। अगर किसी भी क्षेत्र में आपका एप्टीट्यूड नहीं है, आपका एटीट्यूड भी नहीं है, तो आप उस चीज़ को नहीं सीखोगे।
अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा। बच्चा अगर इच्छुक है, कौन सा नियम है ये? कैसा पद? सीखने की इच्छा, थार्डाइक का तत्परता का नियम। कितने नियम बताए थे उसने? 3। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा पे भी बच्चे की लर्निंग डिपेंड करती है। आकांक्षा का स्तर एवं उपलब्धि, बच्चे की डिजायर क्या, बच्चे ने अब कितनी आकांक्षा, कितनी ऊंची आकांक्षा या कितनी लेवल की आकांक्षा उसने पाल रखी है, एक तो वो, और दूसरा फिर उसका अचीवमेंट क्या है। अभी पूछ रहा था कोई कि क्या पूछ, निष्पत्ति, उपलब्धि मतलब है ना, निष्पत्ति, वही निष्पत्ति, मतलब जो उसने इच्छा मतलब जो उसने लक्ष्य बनाया है उसमें उसको निष्पत्ति पाया कितना उसने, तो निष्पत्ति पर भी डिपेंड करती है। अगर देखिए, हमने अपने एक मित्र से एक बार कहा था, हमने कहा भाई किसी भी बड़ी परीक्षा में फेल होने से बेहतर है कि किसी भी छोटी परीक्षा में पास हो जाना। सही बात। अंतर क्या है दोनों में? जब आप किसी चीज में 1-2 बार फेल होते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन जब आपको किसी छोटी मोटी चीजों में सफलता, जैसे हम लोग वर्ग 1 में क्यों पहुंचे, 3 में मिल गई, सफलता मिली तो उत्साहित हुए कि हाँ यार अब 2 में जा रहा, 2 में मिल गई सफलता, फिर 1 में मिल गई सफलता, फिर नवोदय में भी मिल गई सफलता। इसका एग्जाम हुआ था नवोदय? हमने 2012 में दिया था तो हमारा हो गया था। तभी अलग से हुआ था ना इसका? अलग से हुआ था ना इसका नवोदय पीजीटी का। केवल शिक्षक ही दे सकते इसके लिए? नहीं, वो ओपन के लिए रहता है। वही तो हम लोग एक दिन हम और सपना चर्चा कर रहे थे कि अगर मनोज को सही गाइडेंस मिल जाए तो तुम केवी में चले जाओगे। और भी लोग हैं जैसे देवेंद्र हैं ये, इन लोगों को अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, सोफिया चली जाएगी, चले सभी लोग जाएंगे। मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ओपनली एग्जाम होते हैं, केवी की अभी आने वाली भी है। अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर लोगे तो केवी में जाने में बहुत कोई कठिन काम नहीं है। थोड़ा सा ये है कि लग के काम करना पड़ेगा। तो यही मोटिवेशन है, यही मोटिवेशन है। सर इसमें कुछ मिस्टेक है, थार्डाई का अभ्यास का नियम भी है। हाँ, तो सी आना चाहिए ना इसका आंसर। अभी उस पर अपन चर्चा अभी हाँ कर लेते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा, आकांक्षा और उपलब्धि, मतलब जब हमें हमारा अचीवमेंट संतोषजनक होता है तो हमारा उत्साह जो है वो सीखने की तरफ बढ़ता है। और अगर हमारा परफॉर्मेंस, हमारा अचीवमेंट अगर सही नहीं आ रहा है तो फिर बच्चा क्या होता है, फिर डिमोटिवेट होता है। इसलिए उसकी अचीवमेंट और उसकी आकांक्षा थोड़ा थोड़ा मैच होनी चाहिए। चलिए आगे, अभिप्रेरणा, फिर जीवन का लक्ष्य उसने क्या बनाया है, और जिज्ञासा, जिज्ञासा पे भी लर्निंग डिपेंड करती है। ठीक है, अगला है अधिगम में योगदान देने वाले पर्यावरणीय कारक। आप पढ़ रहे हैं अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत आपने पढ़ लिए, ये जितनी चीजें पढ़नी पड़ी उसका तो निजी है ना, ये निजी गुण है उसके, और पर्यावरणीय कारक। अब आपके अंदर सब कुछ है, आयु भी है, परिपक्वता भी है, मोटिवेशन भी है, एटीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड भी है, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन आपके घर के लोग घर ही से नहीं निकलने दे रहे। जबलपुर नहीं जान रहे, नहीं जाना है, कोई फॉर्म वार्म नहीं भरना है, नहीं हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे लड़की हो क्या करोगे बाहर जाके, ये लड़कों से कहती है चल 50 एकड़ जमीन है, जो तो खेती करो। तो ये कौन सा कारक है, ये पर्यावरणीय कारक है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप लर्न नहीं कर पा रहे, क्यों? वातावरण, भौतिक कारण, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण क्या है? जगह ही नहीं उसके यहाँ। अभी हमारा मित्र है, वो अपने 2 बच्चियों को लेके जबलपुर में रहता है, लेकिन इतना ही कमरा है बस जहाँ वो रहता है, आय कम है उसकी, उसी कमरे में पति पत्नी, दोनों बच्चियाँ, वहीं खाना बन रहा है, वहीं सोना भी है। आप सोचिए इतने कमरे में टोटल 4 लोगों का ओवरऑल सारा काम यही होना है, यही खाना बना के पोंछा लगा के, यही झाड़ू पोंछा होना। उसके बाद उस लड़की का रिजल्ट जो है वो 90% के आसपास रहता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो परिस्थितियों को पीछे ढकेल देते हैं और अपनी प्रतिभा को आगे कर लेते हैं, लेकिन जो एक सामान्य सा व्यक्ति है तो उसके ऊपर भौतिक वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, फिर सामाजिक वातावरण। अभी आज हम अखबार में पढ़ रहे थे, एक लड़की को पद्मश्री मिला है इसमें, कबड्डी में शायद, बैडमिंटन का तो वो राजस्थान की थी शायद, आज के पेपर में पढ़ा हमने, उसको पद्मश्री मिला। तो बता रही थी कि हमको देखिए सामाजिक वातावरण से कैसे लर्निंग प्रभावित होती है। वो बता रही थी कि गांव में जो है ना 5वीं के आगे पढ़ना नहीं था मुनासिब लड़कियों का, उस गांव में स्कूल ही नहीं थे 5वीं के बाद। बोले हमारे पिताजी ने रिटायर्ड आर्मी मैन थे, वो एक्स सर्विस मैन थे, तो खेतों में बोले कबड्डी की प्रैक्टिस कराई हमको छुपा छुपा के, और फिर उस लड़की ने PhD करी, 8 गोल्ड मेडल दिलाए इंडिया टीम को, कोच रही वो, पद्मश्री मिला उसको। तो ये सामाजिक वातावरण है
जो अब भाई सामाजिक वातावरण क्या है कि नहीं तुमको नहीं सीखना है, तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे लर्न नहीं कर पाते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं हैं जो बिल्कुल पत्थर फोड़ के बाहर निकल आती हैं। नहीं तो आम लोगों के ऊपर पारिवारिक वातावरण भी प्रभाव डालता है, सामाजिक वातावरण भी प्रभाव डालता है, सामान्य लोगों पर पारिवारिक वातावरण होता है और मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी होते हैं। वंशानुक्रम होता है, कई बार क्या होता है जेनेटिकली ऐसा होता है। वंशानुक्रम इस तरफ आ रहा तो हजम सा नहीं हो रहा, क्योंकि वंशानुक्रम पर्यावरण अलग से पढ़ा अपन एक मैटर। हाँ, वंशानुक्रम हालांकि व्यक्तिगत कारकों में आ जाना चाहिए, व्यक्तिगत में जाना चाहिए। अलग से चैप्टर पढ़ा ना वंशानुक्रम में वातावरण, हाँ पढ़ा है। ये दिक्कत शुरू है। हाँ तो वंशानुक्रम वैसे ऊपर वाले में जाना चाहिए, व्यक्तिगत कारकों में, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है ना बेचारे का। हाँ। खैर देख लेना, शिक्षा के औपचारिक साधन, औपचारिक साधन मतलब कौन है? स्कूल है ना, जो संस्थाएं हैं शिक्षा के औपचारिक साधन है वो भी। अब स्कूल ही डब्बा है, पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चा जा रहा है भटक के वापस आ रहा है, या शिक्षक अच्छे नहीं है, पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है तो शिक्षण विधियाँ अच्छी नहीं है, इन सब चीज़ों से बच्चे की लर्निंग प्रभावित होती है। शिक्षण का समय, हाँ ये दोनों चीज़ें हैं। शिक्षण का समय मीन हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक आप पढ़ा रहे हो, लगा दिया पीरियड 5 घंटे का 4 घंटे का, ऊब जाएगा बच्चा, लास्ट टाइम में लर्निंग नहीं करेगा। या बेवक्त हो जाए, हम यही कोचिंग सुबह 5 बजे लगाने लगे कड़क ठंड में, तो भी जब तक वो, अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि लोहे की बेंच रखी हुई हैं, डेस्क रखी हुई है, हाँ नुकीली हैं, ठंडी में ठंडा रही हैं, वो जब तक कंफर्ट नहीं रहेगा वो तो नहीं सीखेगा। तो कुल मिला के शिक्षण का जो समय है, कितनी देर तक या किस समय टीचिंग की जा रही है, उससे भी लर्निंग प्रभावित है। थकान एवं विश्राम, अगर बालक को लगातार काम दिया जाए, बहुत ज़्यादा थक जाए, तो फिर थका हुआ व्यक्ति लर्निंग नहीं करता, इसलिए उसे बीच बीच में विश्राम देना आवश्यक है। एक निश्चित अंतराल के बाद, इस पर चर्चा की थी अपन ने, कुछ स्कूल्स में हर 2 पीरियड के बाद ब्रेक है, और कई जगह क्या हो रहा है 4 पीरियड बाद, कई लोग हैं ऐसे। तो हमारे गाँव में खुद करती सीधे 2 बजे छुट्टी, 12 बजे करते ही नहीं है। मतलब 10 बजे 10:30 बजे का लगा हुआ स्कूल, 10:30 बजे का लगा स्कूल, सीधे 2 बजे ब्रेक होगा। हाँ दीक्षित सर जो ही करा, जबकि वो 12 बजे। और कौन लेवल का स्कूल है? प्राइमरी लेवल का स्कूल अरे है, मिडिल का स्कूल है। आप बताइए, माँ साहब से ये पूछना, सुने, माँ साहब से ये पूछना कि आप 10:30 बजे आप विद्यालय में आए हो, तो 10:30 से 2 के बीच में आप कितने बार वॉशरूम गए? माँ साहब आप कहना नोट करो। अच्छा वो घर से करा के जाते हैं सब, 11 बजे स्कूल पहुंचे, स्कूल हम एक पीरियड खत्म कर लेते थे तब आते। मतलब ये है कि आप टीचर से पूछिए कि वो 10:30 से और 2 बजे के बीच में कितने बजे वॉशरूम गया, कितने बार उसने चाय पी ली, या कितने बार उसने कुछ ना कुछ खा लिया, कितने बार उसने अपनी चेयर बदली, कितने बार वो खड़ा हुआ। तो जब आप मैच्योर होके, पूरे परिपक्व होके, जब आप 6 घंटे 4 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते हो, तो आप एक बच्चे को कैसे बिठाओगे? और अगर वो बैठा भी रहेगा ना, वो बैठा भी रहेगा तो वो लर्न नहीं करेगा। इसलिए थकान और विश्राम का बड़ा भारी योगदान है। निश्चित समय अंतराल के बाद बालक को अगर विश्राम दिया जाए तो उसके सीखने की गति में वृद्धि होती है। आगे है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ अगर रुचिपूर्ण हैं, उपयुक्त पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, अब आप एक ही शिक्षण विधि अपनाए जा रहे हो, आगमन अपना ली, व्याख्यात्मक विधि, 3री क्लास के बच्चे को आप व्याख्यात्मक विधि अपना रहे हो, उपयुक्त है कि नहीं है? नहीं है। कौन सी विधि अपनाओगे? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। एमए के क्लास के बच्चे को पढ़ाओगे तो क्या करोगे? व्याख्यान विधि, वो क्या करवाओगे उसको? ठीक। तो ये अध्याय 27 जो है ये पूरा हो गया है। ठीक है।